दोस्तों नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से आरडी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और मॉडर्न हिस्ट्री के जिस सेक्शन को हम लेकर के आगे बढ़ रहे थे, जिसमें कर्नाटक के प्रथम द्वितीय युद्ध को हम लोगों ने भलीभांति समझा था, आज हम लोग कर्नाटक के तीसरे युद्ध को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें किस तरह से अंग्रेजी सत्ता पूर्ण रूप से भारत में स्थापित हो जाती है और फ्रांस के अधिकार को भी समाप्त कर अंतिम रूप से भारतीय राजाओं और कहा जाता है कि यहाँ पे जो एक टुकड़ों में बटी हुई सत्ता और सत्ता को लेकर के जो स्थानीय संघर्ष थे, उसका लाभ पूरी तरह से अंग्रेज उठाते हैं। आज उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आप आज एक बार समरी ध्यान में रखें कि पहले हुआ क्या था। पहले आप देखो, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध समाप्त होता है और आपको पता होगा पांडिचेरी की संधि के साथ ही इसका परिणाम सामने आता है। कुल मिलाकर के देखते हैं उसमें तो जो कर्नाटक का क्षेत्र होता है, वहाँ पर अंग्रेज अपनी कठपुतली सरकार के साथ राजा को बिठा करके अपना काम चलाता है। हैदराबाद फ्रांसीसी के कब्जे में पूर्ण रूप से है, क्योंकि वहाँ पे फ्रांसीसी जो बुस्सी था, वह बुस्सी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से शासन करता है और अंग्रेजी हुकूमत को वहाँ पे पनपने नहीं देता है। लेकिन इन सब लगातार युद्ध हो रहा था और लगातार फ्रांसीसी कंपनी घाटे में जा रही थी। कुल मिलाकर के फ्रांस को लगा कि शायद डुप्ले वहाँ सही काम नहीं कर पा रहे हैं और फिर डुप्ले को वापस बुला लेते हैं। जैसे डुप्ले को वापस बुला लेते हैं, उस कंडीशन में होता क्या है कि एक नया गवर्नर आता है गोडेहू करके, और गोडेहू आने के बाद कुल मिलाकर के ये होता है कि गोडेहू की असफलता या गोडेहू कितने परिपक्व थे यहाँ के समस्याओं को लेकर के या यहाँ की परिस्थितियों को लेकर के, ये तीसरे कर्नाटक युद्ध में देखा जाता है कि फाइनली अंग्रेज यहाँ से समाप्त होते हैं। इस क्रम को समझते हैं, घटनाक्रम समझिए, वन बाय वन करके याद रखेंगे तो आपको ध्यान रखेगा, याद रहेगा हमेशा। पांडिचेरी की संधि के साथ सेकेंड द्वितीय कर्नाटक युद्ध खत्म, द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त। चलिए समाप्त हो गया, कोई नहीं। यहां पर कहा जाता है कि इसमें दो चीजें हुई, डुप्ले की वापसी। डुप्ले कौन थे? गवर्नर फ्रांसीसी। और इसके स्थान पर अब आया कौन? इनके स्थान पर गोडेहू नया गवर्नर आया, न्यू गवर्नर आए गोडेहू। अब गोडेहू आने के बाद अब देखो ये परिवर्तन हो रहा है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस संधि के दौरान कर्नाटक और हैदराबाद की स्थिति हम जब देखते हैं, यही लगता है कि हैदराबाद फ्रांस के अधीन रह गया और कर्नाटक कहीं ना कहीं अंग्रेजों के हाथ में रह गया। ये सब उस समय का सीन बन रहा था। इसी बीच में क्या होता है, एक घटना होती है और यूरोप में प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ ऑस्ट्रिया छोटा सा कंट्री है और दूसरी तरफ प्रसा है। अब देखिए, ऑस्ट्रिया का सपोर्ट कौन किया? फ्रांस। आइए अब देखो, ऑस्ट्रिया का सपोर्ट किया फ्रांस और प्रसा को लेकर के कौन भिड़ा हुआ था? ब्रिटेन। और इन दोनों का जो ये संघर्ष था, ये 7 वर्षों तक चलता रहा लगातार, जिसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। तो यानी कि कुल मिला क्या कहेंगे, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया। अब आपको पता है कि फ्रांस ब्रिटेन का उपनिवेश जहां जहां होगा वहां फिर ये आमने सामने आएंगे। तो भारत में भी कहा जाता है कि छोटे छोटे माहौल बनने के साथ अंतिम रूप से वांडीवास का जो युद्ध होता है, इसी सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान ही शुरू होता है।
और यह स्थिति कैसे कैसे बनती है, हम क्रमवार ढंग से चलते हैं। सबसे पहले देखिए कि गोडेहू के हेल्प के लिए फ्रांस क्या करता है कि एक व्यक्ति जो उधर काउंटर डी लाली करके था, एक सेनानायक है काउंटर डी लाली, फ्रांस क्या करता है, काउंटर डी लाली, देखिए मैंने ग्रीन कलर से लिखा है, लाली नाम है इसका, काउंटर डी लाली को वहां से भेजता है कि भारत को एनी हाउ अंग्रेजों से अपने कब्जे में लो और उसकी सत्ता वहां समाप्त करने की जितनी ताबड़तोड़ कोशिश हो सके करो। काउंटर डी लाली जब भारत में आता है तो ये क्या क्या करता है, देखो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि 1750 के ईस्वी में ये जब आता है तो क्या करता है कि यहाँ पर मद्रास के क्षेत्र में हमला करने की कोशिश करता है और सेंट डेविड जो फोर्ट है, किला है, उसको अपने कब्जे में ले लेता है। तो सेंट डेविड फोर्ट को ये अपने कब्जे में लेता है, कहाँ, मद्रास में। तो मद्रास को यह कहीं ना कहीं क्या होता है, जीत लेता है और यह लगभग 1758 के आसपास, 57 भी कई जगहों पे मिलता है, ये स्थिति बनती है। उसके बाद उत्साहित होकर के मद्रास के बाद इसका नेक्स्ट टारगेट हो जाता है कि और एक दो जगह करें हमला, फिर ये तंजौर पे कर देता है हमला। तंजौर पर दूसरा हमला होता है, लेकिन इस हमले में हार मिलती, सक्सेस नहीं होता है इस हमले में। कौन, काउंटर डी लाली यानी कि फ्रांसीसी। फिर ये क्या करता है, वहां पे पौंडीचेरी पे कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से वहां आसपास जितने क्षेत्र थे उसको कब्जे में ले, और ये करते करते लास्ट में आ जाता है कहाँ, वांडीवॉस। पांडिचेरी के पास मद्रास के बीच एक जगह है वांडीवॉस, और वांडीवॉस पर 1760 में यह हमला कर देता है। और यह युद्ध इसके लिए निर्णायक साबित यह होता है कि इस युद्ध में दो तरफ दो लोग थे। अब देखिए, एक तरफ फ्रांस है और एक तरफ ब्रिटेन है, BRT मैंने लिख दिया है। फ्रांस के तरफ से कौन है, एक काउंटर डी लाली है ही, तो काउंटर डी लाली, और दूसरा व्यक्ति इसको हेल्प करने आ गया बुस्सी, हैदराबाद से बुस्सी आ गया। और दूसरी तरफ अंग्रेज की तरफ से कौन है, आयरकुट। आयरकुट के दिशा निर्देशन में ब्रिटिश सेना फ्रांसीसियों पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेता है और 1761 में ये लोग युद्ध जीत जाते हैं। कौन, ब्रिटेन, और फ्रांस की बुरी तरह से हार होती। अब कहा जाता है कि इस तरह से पांडिचेरी पर भी अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं और तंजौर इसके हाथ में देने नहीं देता, अपने हाथ में रखता है, चेन्नई इसकी तरफ है ही। इस तरह से पूरा जो ये कोरोमंडल कोस्ट है, कुल मिला के देखेंगे मैप पे, तो ये जो ईस्टर्न पार्ट है ये इसका, यहाँ से इस पूरे एरिया पे जहां जहां ये तंजौर हो गया, ये वांडीवॉस हो गया, मद्रास, पौंडीचेरी, इन सब पूरे एरियाज में कौन, अंग्रेज पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। उधर क्या होता है, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त। उधर यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो जाता है। तो यहां भी युद्ध क्या होगा, समाप्त होगा ही। भारत में भी युद्ध समाप्त होता है, लेकिन संधि कौन सी होती है, जैसे वहां पांडिचेरी की संधि थी ना, यहां अब पेरिस की संधि है। और पेरिस की संधि में बहुत कठिन शर्तों के साथ कुल मिलाकर के फ्रांस का नियंत्रण भारत पर से समाप्त कर दिया गया। और वो शर्त, आप कुछ शर्त समझ सकते हैं यहाँ पर,
तो पेरिस की संधि के तहत ही फ्रांसीसियों के यहाँ जो सैन्य अधिकार थे वो पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए। फ्रांस सेना नहीं रखेगा। चंद्रनगर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, ये वही चंद्र जो बंगाल में था। और उसके बाद कहा जाता है कि इन शर्तों के साथ कि तुम सैन्य अधिकार नहीं रखोगे, वाणिज्य व्यापार करना है करो। पांडिचेरी फिर से उसको वापस दे दिया जाता है। दक्षिण भारत के वो सभी छोटे छोटे क्षेत्र जहां पे फ्रांसीसी व्यापार अड्डा था उसको फ्रांस को दे दिया जाता है, लेकिन उसके किसी भी तरह के राजनीतिक या सैन्य अधिकार जो हैं वो समाप्त कर दिए जाते हैं पेरिस के संधि के साथ ही। इस तरह से तीसरा कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो जाता है। आपको इतने ही ध्यान में रखना है कि इन तीनों कर्नाटक युद्ध में कौन कौन सी संधियां हुई, किस किस मैदान में ये युद्ध हुए, किन के बीच हुई, और डेट हो सके तो थोड़ा सा एक सीरीज बना करके डेट भी रख सकते हैं। मैं इसका भी आपको एक सीरीज बता दूंगा, सिस्टम कैसे याद रखेंगे इसे, ठीक है। इस तरह से पूरे तीनों कर्नाटक के दौरान कंपनियों के बीच जो प्रतिस्पर्धा हुई, जो कंपटीशन हुआ, जो फाइनली कटुता में बदला, और आपसी संघर्ष के बाद ब्रिटेन फाइनली सक्सेस रहा। वह भारतीय राजाओं को भी मूर्ख बनाने में सक्सेस रहा, और जहां बल की प्रयोग हुआ वहां बल का प्रयोग किया, जहां छल का प्रयोग हुआ वहां छल का प्रयोग किया। पूर्ण रूप से अब दक्षिण भारत के कब्जे में है। अब यहां ध्यान दें, 1757 में इधर प्लासी का युद्ध हो जाता है, 1764 में बक्सर का युद्ध हो जाता है। तो बंगाल और बिहार का यह रीजन है, यहाँ पर भी अंग्रेज अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर देखिए तो दक्षिण भारत, कोरोमंडल तट, उधर मालाबार तट, और इधर वेस्ट बंगाल का ये पूरा एरिया, बंगाल रीजन पूरी तरह से उसके कब्जे में धीरे धीरे आ जाता है। और इस प्रकार भारत की गुलामी की जो सिलसिला होती है यहीं से शुरुआत हो जाती है। भारत धीरे धीरे अंग्रेजों के गुलाम हो जाता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।